बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये हमारा सिलेबस नेशनल बुक फाउंडेशन एसए लॉ बेस्ड हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टूडेंट, ये दो अल्फाज का मजमूआ है, इलेक्ट्रो एंड देन स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का जो लिंक है, जो ताल्लुक़ है, वो चार्जेस के साथ है, और चार्जेस आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। और एक स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स कहते हैं एट रेस्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट इस चैप्टर का नाम हम इस तरह कर देते हैं कि द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी ये आपके पास वो चैप्टर है कि जिसमें हम चार्जेस को रेस्ट पे स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, तो स्टूडेंट चार्जेस जो है वो हमारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। चार्ज हमारे पास कंजर्व है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। और इसके लिए जो हमारे पास इस चैप्टर का पहला टॉपिक है 10.1, वो हमारे पास है जी कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ जो है वो दो चार्जेस के बिहेवियर को, मींस के अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो फिनोमेना है उसको डिस्कस करने के लिए एक लॉ है, उसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ। और ये लॉ दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था चार्ल्स कूलम्स। ये तकरीबन 1736 में फ्रेंच एक फिजिस्ट था जिसका नाम था जी चार्ल्स, ठीक है, और कूलम्स। इन्होंने ये लॉ दिया था, चार्ल्स कूलम लॉ, और इसकी साइंटिस्ट की डेथ हुई थी राउंड अबाउट 1806 में। ठीक है, तो ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1736 और 1806। अपने लाइफ में रिसर्च के दौरान इसने ये लॉ दिया था। सुन, अगर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस चीज़ के? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस। ठीक है, यानी आपके पास इसमें फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस हैं, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो फोर्स है इसकी बात हो रही है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू दी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी square of the distance between their center, square of the distance between their center, यानी उन चार्जेस के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, बिटवीन देयर सेंटर्स। तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन है। इसमें स्टूडेंट हमारे पास दो पार्ट्स आ गए हैं कि फोर्स जो है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, ये एक बात आ जाएगी। यानी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है,
और दूसरी बात हमारे पास आ जाती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, यानी फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ द चार्जेस। ठीक है ना, ये हमारे पास इसके दो पोर्शन आ जाते हैं। इसको एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे, उसके बाद हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करेंगे। स्टूडेंट, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें हमारे पास दो किस्म के चार्जेस हैं। ये ब्लू कलर वाला चार्ज हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है Q1, और ये वाला ब्लू कलर हमारे पास Q2, ये भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हैं। अब ये पॉजिटिव चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये रेड कलर का चार्ज और ये ब्लू कलर का चार्ज जो है ये आपस में ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड ईच अदर। और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है ये आपके पास बिटवीन देयर सेंटर जो है ये R डिस्टेंस लिखा हुआ है। अब ये अट्रैक्शन और रिपल्शन एक फोर्स है, इसके हवाले से उसने कहा है। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली देखेंगे तो मैथमेटिकली हम ये कहेंगे कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इसने पहली बात की है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है ये, और दूसरी उसने बात की है स्टेटमेंट के अंदर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर 1/r²। ठीक है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फाइनली इसको हम जब प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो हम एक के कांस्टेंट लगाते हैं और इस के कांस्टेंट को हम नाम देंगे कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैग्नीट्यूड आ जाती है फोर्स की, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड आ जाती हैं। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को लिखा जाएगा कि F उसके ऊपर एरो हेड इज़ इक्वल टू K। ठीक है, Q1 Q2 ओवर R² इंटू R यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। अब इसमें जो R है, जो डायरेक्शन वेक्टर है, ये वाला डायरेक्शन वेक्टर है, ये हम डिस्कस करेंगे कि फोर्स ऑफ द फर्स्ट ऑन द सेकंड चार्ज या फिर फोर्स ऑफ सेकंड ऑन द फर्स्ट चार्ज, ये हमारे पास सिंपल कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्मेट में लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट, ये जो हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट है इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये जो के हमने लिखा है ये कूलम्स कांस्टेंट होता है 1/4πε0। ठीक है, और ε0 इज़ दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास ε0 जो है एक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर इसकी वैल्यू को, ये वाली वैल्यू हम उठा के यहाँ 4π के साथ मल्टीप्लाई करके और 1 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा k इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास बन रहा 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, और कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास कूलम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है और सिस्टम इंटरनेशनल वैल्यू हमारे पास है। स्टूडेंट, दूसरी बात यह है कि ये जो के कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ कि कूलम्स कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, दो बातों पे डिपेंड करेगा। एक आपके पास डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट पॉइंट आपके पास आएगा जी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट है, कि आप कौन से सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास न्यूटन है, आप इसको डाइन्स में कन्वर्ट करेंगे तो रिज़ल्ट चेंज हो जाएंगे।
आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो रिज़ल्ट चेंज हो जाएंगे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट पे जाके इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, ठीक है। और दूसरी जो डिपेंडेंस है इसकी, वो आपके पास है मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, के दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो आपने क्या यूज़ किया है, क्या वो मीडियम एयर है या वो मीडियम कोई और मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो ये आपके पास कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू है और इसके ये डिपेंडेंस होती हैं। लेकिन अगर ये इसी फॉर्मेट में है 9 10 पावर 9, तो ये आपके पास वैक्यूम में या एयर में इस वक्त डिस्कस हो रहा है, ठीक है। सो इस कूलम्स लॉ को आप फाइनली ये भी लिख सकते हैं कि F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस डिवाइडेड बाई आर स्केयर। और अगर आप इसको लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, तो यहाँ वेक्टर का सिंबल और यहाँ पर आर यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास कूलम्स लॉ आ जाता है विद कांस्टेंट वैल्यू। स्टूडेंट, कूलम्स लॉ को अगर हम डिस्कस करते हैं इन मटेरियल मीडियम, तो हम उसको ऐसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडियम, ठीक है। अगर हम दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम इंसर्ट कर देते हैं, तो फिर कूलम्स लॉ आपके पास कैसे डिस्कस किया जाएगा, उसके लिए हम लिखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आ जाता है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ लिखा जाएगा F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मीडियम की वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। वो हम यहाँ लगा लेंगे डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ये जो हमने वैल्यू लगाई है, ये हमारे पास उस मीडियम की वैल्यू होती है बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। और ये हमारे पास मीडियम का फार्मूला है। स्टूडेंट, इसको फर्दर हम अगर इस तरह लिख लें कि कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडियम इज़ इक्वल टू, इसी को हम बाहर लिख लेते हैं एप्सिलॉन आर को। तो रिमेनिंग हमारे पास अपना रिज़ल्ट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू आर यूनिट वेक्टर। तो ये तो हमारे पास विदाउट मीडियम के फोर्सेस की वैल्यू है। सो इसको हम लिख सकेंगे कि फोर्स इन मीडियम इज़ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर इंटू एफ, ठीक है। यूनिट वेक्टर की वैल्यू भी हमारे पास इसी वेक्टर के अंदर काउंट हो जाती हैं। सो अगर हम इसको ये कह दें कि रिलेटिव परमिटिविटी आपके पास क्या चीज़ हो जाएगी, तो ये आपके पास हो जाएगी फोर्स, रेशो ऑफ फोर्सेस इन वैक्यूम टू द फोर्सेस इन मीडियम, ठीक है। तो ये आपके पास दो फोर्सेस की रेशो बन जाती है और ये इसकी कोई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट नहीं होते, क्योंकि ये आपके पास रेशो बिटवीन टू सेम फिजिकल क्वांटिटी आ जाता है। तो ये कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडियम आ जाता है। अब स्टूडेंट, हमारे पास चूँकि चार्ज 1 फोर्स एक्सर्ट करेगा चार्ज 2 के ऊपर और चार्ज 2 भी फोर्स एक्सर्ट करेगा चार्ज 1 के ऊपर, तो इसके हम दो फार्मूलेशन करेंगे। अगर हम ये कह दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फोर्स exerted on force exerted on Q1 by Q2, ठीक है। फोर्स exerted on Q1, इसको 1 कर देते हैं पहले वाले को, फोर्स exerted by 1 on 2, ठीक है ना। तो हमारे पास पर फार्मूला उसके लिए कैसे एडजस्ट किया जाएगा, तो हम लिखेंगे F1 2, ये जो फर्स्ट डिजिट हमने लिखा है इसके ऊपर फोर्स लगेगी सेकंड की वजह से, ठीक है। तो हम लिखेंगे के कूलम्स कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो हम लिखेंगे आपके पास 2 1, यानी डायरेक्शन आपके पास 2 से 1 की तरफ, क्योंकि फोर्स एग्जर्ट हो रही है 1 पे। और इस तरीके से स्टूडेंट अगर हम देखते हैं कि फोर्स exerted on Q2
बाय Q1, तो ये फार्मूला हम इन्वर्ट कर देंगे। इसको हम लिखेंगे कि F21, ठीक है, इज़ इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट चार्ज 1 चार्ज 2 ओवर आर स्क्वायर। और इसका यूनिट वेक्टर अब हम लिखेंगे, आपके पास इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा 1 और 2। चूँकि ये कन्वेंशन है तो बाज़ बुक्स में आपको यहाँ पर इसी के साथ यहाँ पर भी आपके पास 1 2 लिखा होता है, और बाज़ दफ़ा ये 2 1 है तो ये यहाँ पर भी 2 1 लिखा होता है। लेकिन चूँकि ये डायरेक्शन है और फोर्स एग्जर्ट हो रही है 2 पे 1 की तरफ से, तो इसको हम डायरेक्शन दे रहे हैं 1 से यानी 1 2, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास दो डिफरेंट फार्मूलेशन हम कर रहे होते हैं, और इसमें अगर आप देखेंगे क्योंकि दोनों आपके पास प्रोडक्ट लिए जा रहे हैं चार्जेस के, तो आपके पास चार्ज 1 2 के ऊपर फोर्स लगाए और चार्ज 2 जो है वो 1 के ऊपर फोर्स लगाए। दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसमें हम कहते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ भी इसमें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसलिए हम इनको म्यूचुअल फोर्सेस भी कह देते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फोर्सेस। तो ये हमारे पास कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फार्मूलेशन है जी। इसके बाद स्टूडेंट एक छोटा सा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कंपैरिजन बिटवीन कूलम फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है। कूलम फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस में एक छोटा सा कंपैरिजन आ जाता है, और याद रखिए कि जब कंपैरिजन का क्वेश्चन आ जाता है ना, तो ये आपने इस तरीके से सेंटर पे लाइन लगा के प्रॉपर तरीके से कंपेयर करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको कुछ पॉइंट्स के हेल्प से एक्सप्लेन करूँगा, बाकी आपने फिर उन पॉइंट्स को अपने वर्डिंग्स में एक्सप्लेन करके लिख लेना है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस वर्सेस कूलम फोर्सेस। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो चूँकि वो फोर्सेस दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, तो इसमें कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो इसमें हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, सॉरी कूलम फोर्सेस, ये आपके पास बिटवीन टू चार्जेस हैं। दीज आर बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। ये दो चार्जेस के बीच में है, और ये जो होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये फोर्सेस जो होती हैं ये दो मैसेस के दरमियान हैं। दीज आर बिटवीन टू मैसेस, ठीक हो गया। तो ये दो मैसेस के दरमियान में है कि आपके पास दो मैसेज M1 M2, ठीक है, और यहाँ पर दो चार्जेस हैं। इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो कूलम फोर्सेस हैं ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं, ठीक है। ये दो चार्जेस के दरमियान होती हैं और इसकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं ये बहुत दूर तक होती हैं, इसको हम लॉन्ग रेंज फोर्सेस भी कह देते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट ये जो हमारे पास हैं कूलम फोर्सेस, इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। दीज फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। और इसकी स्ट्रॉन्गनेस की वजह क्या है, वो स्टूडेंट इसका कांस्टेंट है 9 10 पावर 9, ठीक है। ऐसा यूनिट भी इसके साथ होते हैं जो मैं नहीं लिख रहा। और इसी तरह आपके पास अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपके पास क्या है, वीक फोर्सेस हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपके पास वीक फोर्सेस हैं, और इसकी रीज़न क्या है, इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, जो कि आपके पास 6.6 इंटू 10⁻⁻11 के रेंज में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है वो काफ़ी यानी माइनस में बात चली जाती है, -11 में, ठीक है। तो ये आपके पास वीक फोर्सेस होती हैं। कूलम फोर्सेस के बारे में स्टूडेंट हम ये कहते हैं कि दे आर बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। ये फोर्सेस जो है वो अट्रैक्टिव भी होती हैं एंड रिपल्सिव भी होती हैं, ठीक है।
यानी दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्सेस हैं ये अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। और यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं ये हमारे पास क्या है, ये ओनली अट्रैक्टिव है, यानी ग्रेविटी सिर्फ अट्रैक्ट करती है। सो ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर ओनली अट्रैक्टिव, ठीक है, इसमें रिपल्सिव फोर्सेस नहीं है। तो ये आपके पास 4 पॉइंट्स का, इस तरह आप 2-3 पॉइंट्स और लगा सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो एक अच्छा कंपैरिजन आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस और कूलम फोर्सेस के दरमियान, ठीक है। तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसके साथ एक और छोटा सा कंसेप्ट हमारे पास होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है और उसमें आप लोग चार्जेस को कैसे देखते हैं और उसमें क्या होता है। देखिए हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कई चार्जेस हैं, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा चार्जेस हैं, ठीक है, चार्जेस आपके पास दो से ज़्यादा ही, Q1 है, ठीक है, Q2 है, इस तरीके से इस कॉर्नर पे एक चार्ज है Q3, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक और चार्ज है Q4। ये 4 चार्जेस हैं आपके पास कॉर्नर्स पे। अब इसमें जब नंबर ऑफ़ चार्जेस आपके पास आ जाते हैं तो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रहे हैं और इलेक्ट्रिक फोर्सेस भी एक्सर्ट कर रहे हैं। तो ये तमाम चार्जेस आपके पास फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। किसी एक चार्ज के ऊपर इसकी जो रिजल्टेंट फोर्सेस आएंगी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस Q1 के ऊपर कितनी रिजल्टेंट फोर्सेस आपके पास लग रही हैं, तो Q1 के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्सेस हैं वो इसकी वजह से और 3 की वजह से और 4 की वजह से ये कितनी होंगी। तो इसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं, जिसके लिए हम ये लिखते हैं कि नेट फोर्सेस जो आपके पास इस वक्त एक्सर्ट होंगी 1 के ऊपर, 1 के ऊपर 2 की वजह से, प्लस 1 के ऊपर 3 की वजह से, प्लस 1 के ऊपर 4 की वजह से। तो इन फोर्सेस को ऐड करके हम कहते हैं कि हमारे पास सुपरपोजिशन ऑफ, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस हैं। और हम कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे सबसे पहले इन दोनों के दरमियान, फिर इन दोनों के दरमियान 1, 3 और फिर इस तरीके से इसके दरमियान। तो नेट फोर्सेस हम आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसमें डायरेक्शन का ख्याल रखेंगे क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है स्टूडेंट। इसी चैप्टर को, इलेक्ट्रोस्टैटिक को, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।